साथियों, आज लाइव आने का जो विषय है वो ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में आरएसएस की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने तय किया कि आगामी जो चुनाव होंगे वो हिंदुत्व के नाम पर लड़े जाएंगे। और 2014 से लेकर के देश के सभी वर्गों ने हिंदुत्व के नाम पर आरएसएस और बीजेपी को वोट किया। तो अमूमन ये होता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका रूप लोकतांत्रिक ही नहीं होता है, उसका जो रूप है वो एक सामाजिक संगठन की तरह होता है। भरत कुमार जी जय भीम, ईश्वर सिंह जी जय भीम नमो बुद्धाय, उसका जो रूप होता है सामाजिक संगठन के रूप में होता है, जिसमें सभी समुदाय जो समावित होते हैं और सभी समुदाय का विकास होता है। और लोकतंत्र में ऐसा ही होता है कि सभी वर्गों का, सभी समुदाय का, चाहे किसी ने वोट किया है चाहे किसी ने वोट नहीं किया है, उन सभी का जो है विकास होना चाहिए। लेकिन धर्म की चाशनी और राष्ट्रवाद के शोर ने जो इस पूरे देश में और प्रदेशों में जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार बनी और बनाई है, हम सब ने मिलकर के, दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान डबल इंजन की सरकारों में दलित, पिछड़े और आदिवासियों का हुआ। तो इसी पे मेरा इसी विषय पर है कि जहाँ जहाँ हमने डबल इंजन की सरकारें बनाई हैं उन्हें राज्यों में, और जो केंद्र की सरकार बनाई है उस केंद्र सरकार ने दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का कोई विकास किया है कि नहीं किया है। तो उसमें कच्चा चिट्ठा के नाम से पहला भाग है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि संवैधानिक जो हक है हमारा, जो हक हमें संविधान देता है, वो हक हमें इन सरकारों ने दिया है कि नहीं दिया है। हम यहाँ किसी का विरोध करने के लिए आज लाइव नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने हक की बात करने के लिए आए हैं। आपने अगर देखा होगा कि EWS 2018 में जो 10% का रिजर्वेशन स्वर्ण गरीबों को लिए दिया था, वो 72 घंटे के अंदर पास हो गया था। और हम कोई इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकारें अगर दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के दम पर बनकर के आई है तो हमें अपना हक चाहिए, हक। तो इसी एक कड़ी में उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की सरकार बनकर के आती है तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2018 में शिक्षकों का चयन होता है। और जो शिक्षकों का चयन होता है उसमें पाया गया कि ममता चौधरी और वंदना सिंह, ये दो ऐसे प्रत्याशी थे आवेदन करने वाले जिन्होंने सामान्य श्रेणी में तो आवेदन किया और फीस भी सामान्य श्रेणी की इन्होंने भरी है, लेकिन इनके फॉर्म पर सामान्य श्रेणी का जो फीस भरी उसको कट करके इंटरव्यू भी सामान्य श्रेणी में हुआ। लेकिन ममता चौधरी को जो सीट दी गई वो अनुसूचित जाति की सीट दी गई, और वंदना सिंह को जो सीट दी गई वो पिछड़ी जाति के कोटे से दी गई। मतलब 2 सीटें आरक्षित श्रेणी की जो है वो मारी गई। इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में करीब 200 से ज़्यादा लोगों का चयन हुआ। और इस चयन के खिलाफ खाली मैं ही नहीं जो बात कर रहा हूँ, वहाँ कार्यकारी परिषद में अजय कुमार जी हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उस परिषद के मेंबर हैं। उन्होंने भी इसका विरोध जताया कि आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत ये चयन नहीं हुआ है। लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय बीजेपी की सरकार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं पर जो आरोप लगा करके उन्हें प्रताड़ित किया। हैरानी की बात यह है कि जिस दिन इंटरव्यू लेकर के, जिस दिन जो है चयनित प्रत्याशी जो थे उनकी लिस्ट जारी की गई, उसी दिन ही ज़्यादातर लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली जो कि गोरखपुर से बाहर के थे। तो हमारा कहना यह है कि अगर गोरखपुर से बाहर के थे, जिस दिन लिस्ट निकली और उसी दिन ही वो चयन हो गए, ज्वाइनिंग कर ली उन लोगों ने, तो क्या उनको पहले से पता था?
ये हमारे यहाँ चयन हो चुका है। दूसरी बात ये है, सहायक प्रोफेसर के 71 पद थे वहाँ, 71 पदों में से 52 पदों पर एक ही जाति को चयनित कर लिया गया। मतलब जब वोट मांगनी होती है तो हम हिंदू हो जाते हैं, हिंदुत्व का राग लापा जाता है। जब संवैधानिक अधिकार, जब नौकरियों में हमारा हक होता है, तब हम हिंदू नहीं होते, हम पिछड़े हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, हम आदिवासी हो जाते हैं। और हमारी जो सीट्स हैं उनको काट करके जो ओपन कैटेगरी में है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको दे दी जाती है। तो मेरा आज लाइव आने का मकसद यही है कि वोट के लिए हम हिंदू और संवैधानिक हक, जो हमारा हक है, एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा हक है वो हक दूसरों को दिया जाता है, तब हम हिंदू नहीं हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5 तारीख को जो आरएसएस मीटिंग करती है वो कहती है हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार ये लोग आपका हक मार रहे हैं। 71 पदों में से 52 पदों पर एक ही जाति के लोगों को चयन कर दिया जाता। इसका विरोध उत्तर प्रदेश सरकार के निजी सचिव, उस समय अमर सिंह पटेल हुआ करते थे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जारी किया कि 71 पदों में से 52 पदों पर सामान्य लोगों को बैठा दिया गया है। ये देख करके योगी आदित्यनाथ जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। मतलब जांच करने की बजाय जो व्यक्ति विरोध कर रहा है, जो व्यक्ति सत्य बता रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। इसी विश्वविद्यालय में 2 जुलाई 2018 को 84 शिक्षकों का चयन होता है, जिसमें 51 सीट ओपन कैटेगरी में, 17 सीट्स ओबीसी में और 16 सीट जो है एससी में। आरक्षित सीट का मतलब है कुल मिलाकर के 33 सीट्स हैं। होनी कितनी चाहिए? संवैधानिक हक के हिसाब से होनी चाहिए 42, मिली कितनी है? 33। घाटा कितने का हुआ? नुकसान कितनी सीट्स का हुआ? 9 सीट्स का नुकसान हो गया। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने वोट दी है, नुकसान किसका हो रहा है? वोट देने वालों का। क्योंकि वोट देते वक्त हम हिंदू हो जाते हैं, और जब हमें हक मिलता है, हमारा हक होता है, जब संवैधानिक हक हमें मिलने की बारी आती है, तब हम हिंदू नहीं हैं, तब हम दलित होते हैं। जब हम पिछड़े होते हैं तब आदिवासी हो जाते हैं। अप्रैल 2018 में इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में 8 शिक्षकों का चयन होता है, जिसमें 8 के 8 लोग एक ही समुदाय के हैं। कोई भी आरक्षण से नहीं जाता, उनमें किसी भी कोई जो है दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। 8 के 8 जो शिक्षकों का चयन हुआ है वो उच्च जाति के लोगों का हुआ है, उसमें भी एक वर्ग विशेष समुदाय का हुआ है। तो मेरा इसमें एक सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों की नेतृत्व करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों का नेतृत्व करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? और अगर गलत चयन होता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठता है। और बाकी जो लोग, जो सांसद विधायक बने हैं बीजेपी में, वो लोग क्या कर रहे हैं? जो अपने लोगों का हक जा रहा है उन पर बोल भी नहीं रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं, ये बांदा कृषि विश्वविद्यालय का है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 लोगों का चयन होता है, और 15 लोगों के चयन में 11 लोग एक ही जाति के हैं। वहाँ के एक विधायक हैं ब्रजेश प्रजापति ने विरोध किया, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो साथियों, आप वोट देते वक्त ही हिंदू हैं, जब आपका हक मिलता है तब आप हिंदू नहीं हैं, ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा आप देखिए, केंद्र सरकार ने बैंकों के क्लर्क पद के लिए परीक्षा ली थी, और विज्ञापन आया था 2019 में, और एग्ज़ाम जनवरी 2020 में हुआ था। पूरे देश में 12,075 कुल पद। ओपन कैटेगरी के लिए जो पद निकले 5,557 पद, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो पद 1120, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो 56% होते हैं। मतलब
उनका अपना रिजर्वेशन, अगर उनका अपना जो है आता है वो 50.5 का आता है, लेकिन मिलता कितना है 56%। ओबीसी को 2642 सीट्स है और मिलनी 27% के हिसाब से 3260 चाहिए, और मिल कितनी रही है 2642। मतलब पिछड़े वर्गों का कितना नुकसान हुआ 618 सीट्स का, 618 सीट पिछड़ी जातियों का नुकसान हुआ है। और शेड्यूल कास्ट को जो मिली 1925 मतलब 15.9%, और एसटी को मिली हैं 6.8% इसी प्रकार केंद्र सरकार का मंत्रालय है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ये 2019 में इसका विज्ञापन आया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ केंद्र सरकार का भी कि 2014 में तमाम लोगों में ये भ्रम फैलाया गया कि इस बार जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं पिछड़ी जाति से बनने जा रहे हैं। अगर पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री हैं, अगर पिछड़ी जाति को कोई एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, आप कोई अलग से कुछ नहीं दे सकते, तो पिछड़ी जाति का जो संवैधानिक हक है, जो संवैधानिक अधिकार है, तो मोदी जी कम से कम उस पर तो गौर करें। इसी सीट्स में देखो 618 सीट पिछड़ी जातियों का नुकसान हो गया, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं लगती, और कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। अरे हिंदुत्व के नाम पे 2014 में % बहुमत दिया, 2019 में % बहुमत दिया, लेकिन 2020 में हक किसका खाया जा रहा है, पिछड़ी जाति का। अगर आप पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री हैं तो कम से कम पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। कम से कम अगर दलितों पे भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आदिवासियों पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पिछड़ी जातियों के हक पे तो ध्यान देना चाहिए आपको। पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री बनकर के आए, और तमाम जगह पर आपने कहा मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं नीच जाति का हूँ, उसके बावजूद भी आप जो पिछड़ों का हक मारा जा रहा है उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों के लिए 10 पद निकाले। 10 पदों में 4 पद ओपन कैटेगरी में, मतलब 4 का मतलब 40%। EWS को 2 पद दे दिए, तो 10 में से सवर्णों को कितना चला गया, 6 पद चले गए, तो कितना % हो गया 60%। होना कितना चाहिए 50.5%। बिल कितना रहा उनको 60%। ओबीसी को कितने पद दिए, 2 पद दिए, 2 पद का मतलब है 20%। मिलना कितना चाहिए 27%, तो 7% का लॉस हुआ। सॉरी, शेड्यूल कास्ट को 1 पद मिला मतलब 10%, और मिलना कितना चाहिए आप जानती हैं। शेड्यूल ट्राइब को 1 पद मिला, उसको भी 10%। ऐसी एक नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड बैंक में डेवलपमेंट असिस्टेंट के 82 पद निकले। उस 82 पद में से ओपन कैटेगरी को 52 पद दिए गए, 52 पद दिए गए, 63.4% हो गया। EWS को कितने पद मिले, 12 पद मिले, मतलब 52 पद ओपन कैटेगरी को और 12 पद EWS को दिए, तो टोटल मिला के 79% सवर्णों को दे दिया गया उसमें। तो किसका हक मारा जा रहा, ये उन्हीं दलित पिछड़ों का हक मारा जा रहा, जिन दलित पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनाई और इसी RSS के हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया। तो 79% सवर्णों को दिया, ओबीसी को 10 पद दिए। 10 पद का मतलब है 12.19, मतलब मिलना कितना चाहिए था 27% मिलना चाहिए था, और मिले कितने हैं 12 पद मिले हैं, 10 पद मिले हैं, तो 10 पद में 22 मिलने चाहिए थे, 10 मिले हैं, तो 12 का नुकसान हुआ। तो ये किसका नुकसान हो रहा मोदी जी, ये किसका नुकसान हो रहा। डबल इंजन की सरकार, कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाई, हम सबका विकास करेंगे। शेड्यूल कास्ट को 6 पद मिले, मतलब 6.3% मिला। 15% के हिसाब से 12 पद होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का भी 6 का नुकसान हुआ। ST को मिले 2 पद, मतलब 2.4 होना चाहिए, 7.5 मतलब 7.5% के हिसाब से 6 पद होना चाहिए, 4 पद का आदिवासियों को नुकसान हुआ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि धर्म की चाशनी और राष्ट्रवाद के शोर में दलित पिछड़ों आदिवासियों को कितना नुकसान हो रहा है। आप नारे लगाते रहिए, आप शोर मचाते रहिए, आप त्रिशूल उठा करके जो है जुलूस निकालते रहिए, लेकिन संवैधानिक अधिकार हकूक जो छीने जा रहे हैं इस सरकार में हिंदुत्व की नारे दे करके, वो दलित पिछड़े आदिवासियों को छीने जा रहे हैं। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, इसके कुल पद 9 निकले। ओपन कैटेगरी को 5 पद मिले, 5 पद का मतलब है 55%, मतलब 55.5। ओबीसी को 1 पद मिला, मतलब 11%, 27 के हिसाब से मिलने चाहिए थे 2.43, और SC को 2 पद मिले।
जब कश्मीर में 370 की धारा हटी थी तो मैं देख रहा था कि तमाम लोग बड़े हर्षोल्लास से ये कह रहे थे कि 370 हट गई, 370 हट गई। मैं उन सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो 370 धारा हटी उसमें पिछड़ों को क्या मिला? 370 हटने से पहले भी वहाँ 2% का प्रतिनिधित्व मिलता था पिछड़ी जातियों को, और 370 हटने के बाद भी 2% मिल रहा। अगर मोदी जी वहाँ 27% कर देते तो हम समझते भाई 370 धारा हटने के बाद पिछड़ी जातियों को वहाँ 27% का रिजर्वेशन मिल गया, तो हमें भी अच्छा लगता कि मोदी ने कुछ किया है। लेकिन मोदी जी ने 370 हटा करके पिछड़ी जातियों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई कुछ नहीं किया वहाँ। इसी प्रकार 30 जुलाई 2019 को समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, इसमें एक नियम बनाया दिनेश शर्मा जी ने, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, कि शिक्षक जो हैं, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनको मान्यता दे करके उनको रखा जाएगा। तो बैकडोर से सारे रिटायर्ड जो टीचर्स थे, जो श्रवण जाति के थे, उनको सबको बैकडोर से घुसा करके सबको अच्छी तनख्वाह पर रख लिया गया। इसी प्रकार अगर हम 2017 का यूपीएससी पीसीएस देखते हैं तो उसका अगर हम आकलन करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, तो उसमें 22 एसडीएम के पद थे। 22 एसडीएम के पद में 7 ब्राह्मण जाति के, 1 ठाकुर से, कोई बनिया नहीं, कोई श्रीवास्तव नहीं, कोई जैन नहीं। ऐसा ही नहीं नुकसान इसी समुदाय का हो रहा, बनिया समुदाय का, इनका भी बहुत नुकसान हो रहा है। डीएसपी के 45 ओपन कैटेगरी थे, जिसमें 23 ब्राह्मण समाज से, 15 ठाकुर समाज से, मतलब 45 में से टोटल 38 इन 2 समुदाय से गए हैं। टोटल 38। आप देखिए कितना बड़ा चंक जो है 2 ही वर्गों ने जो है इसमें से छीन लिया है। और कॉमर्शियल टैक्स में 39 ओपन कैटेगरी के पद हैं, उनमें से 19 पर जो ब्राह्मण समुदाय के हैं और 10 ठाकुर, मतलब 39 में से 29 ये 2 ही समुदाय के लोग जो हैं इसमें काबिज हैं। आप देखिए, ऐसी डिप्टी कमांडेंट के 4 पद थे, 4 में से 2 ब्राह्मण समुदाय के हैं। बीडीओ में 46 पद थे, उसमें से 23 ब्राह्मण समुदाय के हैं। तो मोटा मोटा जब हम देखते हैं, नायब तहसीलदार के 114 पद हैं, जिसमें से ओपन कैटेगरी के 33 हैं। उन 33 में से ब्राह्मण समुदाय के 18 हैं और ठाकुर समुदाय के 14 हैं। मतलब अगर मोटा मोटा देखते हैं तो ओपन से ज़्यादा पर ब्राह्मण समुदाय काबिज है। तो वोट देने के लिए आप सब लोग हैं, लेकिन संवैधानिक सरकारी नौकरी पाने के लिए आप लोग नहीं हैं। आप दरी बिछाते रहिए, आप हिंदुत्व का नारा लगाते रहिए, आप मंदिर मस्जिदों के नाम पर खूब चंदा दीजिए, लेकिन अपने आने वाली जो आपकी अपने जो हैं आपकी नस्लें हैं, उनके लिए जो आप कर रहे हैं वो देख लीजिए सरकारें क्या कर रही हैं। इसके अलावा आपने जब देखा होगा, जब EWS आरक्षण जो दिया गया, उसमें 72 घंटे में ही जो आरक्षण जो पूरे देश में लागू कर दिया गया। लेकिन पिछड़ी जातियों को अपना संवैधानिक हक जो 1950 में संविधान में बाबा साहब लिख करके गए हैं कि पिछड़ी जातियों को भी जो है उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उस प्रतिनिधित्व को मिलने के लिए 43 साल लग गए। लेकिन 10% के गरीब श्रवणों को आरक्षण मिलने में सिर्फ 72 घंटे लगे। 72। आपको ये भी जो आपको प्रतिनिधित्व मिला है 43 साल बाद, ये भी सरकारी नौकरियों में मिला है, उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं मिला। उच्च शिक्षण संस्थानों में आपको जो प्रतिनिधित्व मिला है वो 2008 और 2006 से मिलना शुरू हुआ है, 2006 से। तो आपको, मैं इस बीजेपी सरकार के लिए नहीं कह रहा, कांग्रेस ने भी आपके साथ यही किया है और वर्तमान सरकार भी यही आपकी कर रही है। आपका हक खा रही है, आपका हकूक अधिकार सब खा रही है। तो अंतर कुछ नहीं है। तो जो चीज़ आपको 43 साल बाद मिली और जो आपको उच्च संस्थानों में आपको जो 27% का जो प्रतिनिधित्व मिला है, वो भी मिलने में कितना समय लग गया। लेकिन श्रवणों को 10% का जो आरक्षण मिला है उसे मिलने में 72 घंटे लगे। आप देखिए 12 जनवरी 2019 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा करते हुए एक निजी एवं सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण तुरंत लागू करने का आदेश दिया था। लेकिन आपको मिलने में कितने साल लग गए। इन लोगों ने कोई आवाज़ इतने सालों, मैंने कहा कांग्रेस ने आपके साथ गलत किया, तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने आपकी आवाज़ इन 43 सालों में नहीं उठाई कि आपको आपका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और वही आपको हिंदुत्व के नारे के पीछे पीछे लाया करके आपका हक आज खा रही है।
आप देखिए, इसके अलावा 15 जनवरी 2019 को प्रकाश जावड़ेकर ने पूरे देश भर के 40,000 कॉलेज एवं 900 विश्वविद्यालयों में इसी सत्र में 10% का आरक्षण गरीब श्रवणों को दिया जाना चाहिए, इसका आदेश पारित कर दिया पूरे देश के अंदर। और आपको पूरे देश के अंदर पिछड़ी जातियों को 27% का आरक्षण नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर आपको 14% का आरक्षण है, जबकि पूरे देश के अंदर 10% का आरक्षण एक साथ लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में पिछड़ी जातियों के लिए 2% का आरक्षण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती हुई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई हैं उसमें 5,844 जो सीट्स हैं वो श्रवणों को अलग से दे दी गई है। आप देखिए, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, SC ST को 22.5% का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इस 69,000 में ओबीसी को 21% का आरक्षण मिला। 21% का मतलब 6% आपका यहाँ भी खा गए। और SC ST को जो मिला है वो 18% का मिला है, 4.5% इनका भी खा गए। तो इनका जो खाया है वो 5,844 सीट इनकी खा करके श्रवणों को दे दी गई है। मतलब लगभग 6,000 के आसपास सीट बैठती है। तो आपने बड़ी ही शिद्दत से, बड़े जोर शोर से नारे लगा करके, हिंदुत्व का नारा, जय श्री राम का नारा, सब चीज़ का नारा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लगाइए, लेकिन अपने हकूक अधिकार आपके छीने जा रहे हैं। इसकी लड़ाई कब लड़ेंगे ये भी हमें बताइए। इसकी लड़ाई लड़ने कौन आएगा? आपकी 6,000 शिक्षक की जो सीट है वो खा गई सरकार, और खा करके श्रवण जातियों को दे दी। श्रवण जाति में भी सबको नहीं, एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है सरकार। अब सवाल, वर्तमान में केशव प्रसाद मौर्य है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हम समझते चलो वो तो उनके समुदाय से आते हैं, उनका भला इसलिए कर रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वो तो पिछड़ी जाति से आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वो पिछड़ी जाति से आते हैं। स्वतंत्र देव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पिछड़ी जाति से आते हैं। भैया वो तो कम से कम पिछड़ी जाति की आवाज़ उठाएं। अरे 6,000 सीट एकदम साफ कर दी। किसी का पाल का, प्रजापति का, सैनी का, नाई का, कुमार का, तेली का, तमोली का, कुर्मी का, अरे किसी का बच्चा तो इसमें जाता है 6,000 सीट्स में। वो तो 6 की 6 खा गए, सबकी सीट खा गए। इसलिए मेरी सबसे यही गुजारिश है, कम से कम आप जो है इस बात को तो कम से कम उठाएं। जो बीजेपी के विधायक आपसे वोट मांगने आते हैं, कम से कम आप इस बात की तो चर्चा करें। हमारा हकूक अधिकार खाया जा रहा है। आप दान भी बड़ी जल्दी दे देते हैं। जो दान दे रहे हैं लोग, जो दान लेने आते हैं, कम से कम उनसे तो इस बात की चर्चा आप लोग करें। आप ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही सब हो रहा, केंद्र सरकार की बताया, मध्य प्रदेश में देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार का जो है 4th टर्म है, 15 साल पहले कट चुकी है। 2850 नौकरी निकली है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग में। ओबीसी को मध्य प्रदेश के अंदर 14% का प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन इसमें 6% के आधार पर 189 सीट दी हैं। मिलना कितना चाहिए? 14%। वैसे मिलना तो 27% चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने 10% का EWS रिजर्वेशन पूरे देश में लागू किया, 27% का रिजर्वेशन पूरे देश में लागू होना चाहिए। अगर बीजेपी RSS वाले पिछड़ी जातियों की, दलितों की इतनी चिंता करते हैं, तो जो मंडल कमीशन की सारी जो वो है अनुशंसा है, उसको लागू कर देना चाहिए। अगर कम से कम 52% का रिजर्वेशन जो है मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट में दिया है, अगर बीजेपी यही हमारे इतनी ही पक्षधर है, पिछड़ी जातियों का इतना ही विकास चाहती है, उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहती है, तो भैया 52% का रिजर्वेशन लागू कर दीजिए। या जितने विधायक सांसद बीजेपी की राजनीति करते हैं, तो कम से कम वो इसी बात पर हल्ला काट दीजिए। चलो कांग्रेस ने नहीं दिया 52% का रिजर्वेशन, कांग्रेस ने कभी प्रतिनिधित्व नहीं दिया, लेकिन अब तो कम से कम बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार कम से कम 52% का प्रतिनिधित्व जो मंडल कमीशन ने लागू किया था, उसकी अनुशंसा जो की थी, उसे लागू आप कर दीजिए। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक ही विचारधारा है, आपको कुछ नहीं देगी। 2018 में 10% के EWS जो है 652 सीट, 10% के हिसाब से 652 सीट जो है उनको दी गई है, लेकिन 10% नहीं बैठ रहा, ये 23% बैठ रहा। 2850 जो नौकरियां निकली, जो पद निकले हैं मध्य प्रदेश में, EWS में 652 सीट दी हैं, और वो 23% बैठता है। कुल मिलाकर के 1007 सीट जो है श्रवणों को चली गई है। और आबादी पिछड़ी जाति की जो मध्य प्रदेश में आती है वो 54% की है, लेकिन इस बात को कोई नहीं उठाता इस आवाज़ को कि 54% की आबादी वाला मध्य प्रदेश
वो 14% का रिजर्वेशन कैसे ले रहा है, और इस वाली नौकरी में तो कुल 6% ही मिले हैं, तो कितना नुकसान हो गया आप देखिए। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में स्वर्ण जाति वो 7% है, 7% है, और उनका प्रतिनिधित्व कितना है। तो जो आरएसएस जो बीजेपी पिछड़ी जातियों का दम भरती है, अरे भाई उनका हक भी दिलाने का काम करें। और जो बीजेपी में जो राजनीति कर रहे हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, वो कम से कम इस बात को उठाएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जो पहले इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय हुआ करता था, इन लोगों ने उसका नाम बदलकर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया कर दिया। इसमें भी यही हाल हुआ 2020 में। जो हिंदी में जो इंटरव्यू लिए गए हैं उसमें एक डॉक्टर सियाराम हैं, ओबीसी से आते हैं, एमए, एमफिल, पीएचडी, और उनका एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो सरकार कहती है कि 120 होना चाहिए, और कम से कम 1 से 2 बच्चों को पीएचडी उसने करा दी हो, ये होना चाहिए। उस बंदे का एपीआई इंडेक्स 500 से ज़्यादा है, और 5 स्टूडेंट को पीएचडी करा चुका है बंदा, और करा रहा भी है वर्तमान में, और 19 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन क्योंकि ओबीसी से आता है, पिछड़े समुदाय से आता है, तो कह दिया कैंडिडेट सूटेबल नहीं है। ऐसे राम प्रताप सिंह जी हैं, वो भी ओबीसी से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, एमए है, पीएचडी है, नेट क्वालिफाइड है, एपीआई इंडेक्स मोर देन 300 है, और 8 से 10 पेपर पब्लिश हो चुके हैं, 4 से 5 स्टूडेंट को पीएचडी करा चुके हैं, और 16 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सरकार कहती है कि 10 साल कम से कम होना चाहिए, लेकिन 16 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन उनको भी कहते हैं एनएफएस, आजकल नया टर्म आया एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, मतलब ये उनके योग्य नहीं है। वहाँ की कुलपति है संगीता श्रीवास्तव, वो किसी ज़माने में उनके जो हस्बैंड हुआ करते थे हाई कोर्ट में जज थे, तो जब वो संविदा पर थी तो उनका केस गया हाई कोर्ट में, तो उनके पति कहते हैं कि ये आपके हिसाब से परमानेंट लेक्चरार नहीं हो सकती, लेकिन मेरे हिसाब से परमानेंट लेक्चरार हैं, हो सकती। तो उन्होंने आदेश पारित कर दिया, परमानेंट लेक्चरार होगी, आज कुलपति हैं। और आज कुलपति हैं तो सारा खेल जहाँ जहाँ ये विश्वविद्यालय आरएसएस ने अपने कुलपतियों को बिठा दिया है, और दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ उनका हक खाया जा रहा है। ऐसी एक अनुज पटेल हैं, एमए हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, और एपीआई इंडेक्स मोर देन 300 है, और 11 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको भी कह दिया गया कि ये सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। ऐसी संस्कृत में जब इंटरव्यू लिया, डॉक्टर विमलेश यादव हैं, एमए हैं, डीफिल हैं, और एक कौशाम्बी में कॉलेज है, उसमें जो है पीजी में जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं 2005 से, उनका भी एपीआई इंडेक्स जो है 500 से ज़्यादा था, लेकिन इंटरव्यू में कह दिया कि सूटेबल नहीं है। ऐसे डॉक्टर विनोद कुमार हैं, उनका भी इंटरव्यू लिया गया, मोर देन 300 का एपीआई है उनका, वो भी सूटेबल नहीं है। अब जिनकी नियुक्ति हुई है, मनमोहन तिवारी हैं, परवीन द्विवेदी हैं, वो सूटेबल है उनके लिए, क्योंकि नाम से ही आप जग जाहिर है, तिवारी है, द्विवेदी है, मिश्रा है, ये सूटेबल हो जाते हैं, चाहे इनका एपीआई इंडेक्स कुछ भी हो, चाहे इनको टीचिंग एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन वो सूटेबल हो जाती हैं। यही कारण साथियों, दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 618 लोगों में से 200 से ज़्यादा लोग ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए हैं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने कभी नेट क्वालिफाइड नहीं किया, जिन्होंने उच्चतर शिक्षा द्वारा कोई परीक्षा पास नहीं की, और इनका कोई भी इंटरव्यू भी नहीं हुआ, कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई। 618 लोग भर्ती किए, और 618 लोगों में से 200 लोग ऐसे भर्ती किए जिनकी कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, जिनका किसी ने कोई नेट क्वालिफाइड नहीं किया, जिन्होंने कोई उच्चतर शिक्षा द्वारा कोई कभी लिखित परीक्षा ही पास नहीं किया अपने जीवन में कभी। ऐसे लोगों को, और वो लोग कौन हैं? वो एक वर्ग विशेष से हैं। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, वो किसी वर्ग विशेष से भर्ती करें, लेकिन हमारा हक मार करके किसी को भर्ती ना करें। हमारे अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार जो संविधान में लिखे हैं, उनको मार करके हमारे स्थान पर किसी को भर्ती ना करें। विनम्र निवेदन यही है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अगला चुनाव हिंदुत्व की राह पर लड़ा जाएगा, उनसे आप सवाल करें कि हिंदुत्व की राह हम पिछले 2014 से चल रहे हैं।
हमारा हुआ क्या? आज सबसे ज़्यादा अगर भूखा है इस पूरे देश के अंदर, अगर भूख से कोई मर रहा है तो वो आदिवासी मर रहा है, भूख से कोई मर रहा है वो पिछड़ी जाति का मर रहा है, भूख से कोई मर रहा है वो दलित मर रहा है। तो भूख से मरने वालों में 100% का जो रिजर्वेशन है वो दलित पिछड़े आदिवासियों का है। वहाँ एक भी स्वर्ण भूख से नहीं मरता है। आप उठा के देख लिए, आंकड़े उठा के देख लिए, भूख से मरने वालों में कौन है? भूख से मरने वालों में 100%, आप नेट पे चले जाइए, इंटरनेट पे, भूख से मरने वालों में, भारत में भूख से मरने वालों में जितने भी 100% है, 100 में से 100 दलित पिछड़े आदिवासी, एक भी स्वर्ण नहीं है। आपको 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं पे लगा रखा है। अरे भैया, हमें 2 किलो चावल नहीं चाहिए, हमें 3 किलो गेहूं नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। शिक्षा का स्तर हमारे लिए बढ़ा दीजिए, हमें शिक्षित कर दीजिए, हम 2 किलो 3 किलो चावल अपने आप ही आपको देना शुरू कर देंगे। हमें ऐसा कर दीजिए। हमें 2 किलो 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल पे नहीं जीना है। हमारे लोग ये समझ लेते हैं सरकार 2 किलो चावल दे रही है, सरकार 3 किलो गेहूं दे रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। कोई बढ़िया नहीं कर रही। आपके बच्चा कहीं शिक्षित नहीं होने जा रहा। सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, सारे स्कूल कॉलेज में एडमिशन उनके शुरू हो गए हैं। इसी के साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आज भी वंचित जातियों को उनका हक नहीं मिल रहा है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया गया? मोदी जी ने बड़ा ढोल बजाया था कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। 2 अक्टूबर 2017 में मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दे करके बड़ा ढोल पीटा था और लोग बड़े उत्साहित हो रहे थे। बीजेपी में जितने विधायक सांसद पिछड़ी जाति से जाते हैं सारे खुश हो रहे थे, संवैधानिक दर्जा मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। अरे भैया, संवैधानिक दर्जा मिल गया, हक तो तुम्हारा खाया जा रहा है, उसका फायदा क्या हुआ? उसमें आज तक रिपोर्ट नहीं लगाई गई। डबल इंजन की सरकार बनाने के बावजूद भी अगर दलित पिछड़े आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है, मुझे इतना बता दीजिए। हमने सबने कांग्रेस को बदला था, बीजेपी को लाए थे। हम इसलिए लाए थे कि हमारा सबका भला करेगी, पूरे देश का विकास करेगी। सत्यानाश कर दिया, विकास नहीं विनाश किया है। धर्म की चाटनी और राष्ट्रवाद के शोर में दलित और पिछड़ों ने यह सरकार बनाई। मेरी गुजारिश है उन सभी से कि इन डबल इंजन वाली सरकारों के कार्यों की समीक्षा करें। मैं जो कह रहा हूँ विश्वास ना करें, आप नेट पे जाकर के चेक कर लीजिए, तमाम इस चीज़ें पड़ी हुई हैं। डबल इंजन की सरकारों की इनकी समीक्षा जरूर करें। साथ ही साथ अगर हिंदू के नाम पर हम आरएसएस बीजेपी की सरकारों का चयन करते हैं तो ये सरकारें हिंदू के नाम पर हमें हमारा हक अधिकार क्यों नहीं देते हैं, इसका आप प्रश्न उठाएं। अगर आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके गांव में ये जाते हैं तो सबसे पहले इनको पकड़ करके इनसे ये सवाल करें, जब आप वोट हमसे हिंदू के नाम पर लेते हैं तो हमारा हक हकूक अधिकार क्यों नहीं हिंदू के नाम पर देते हैं? ऐसे ही मोदी जी ने क्या किया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया और उसके ऊपर 4 सदस्यों की कमेटी बना दी जिसे कहते हैं बीपी शर्मा कमेटी। और बीपी शर्मा कमेटी ने एक नई अनुशंसा जारी कर दी कि जो 8 लाख की इनकम से 12 लाख कर दिया जाए और तमाम जितनी इनकम घर की सारी जोड़ जाए उसमें। पहले ऐसा नहीं था। आज की डेट में जो ग्रुप ए में जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनका जो परसेंटेज है 13% है उनका। इतने साल 1950 से पिछड़ी जातियों के ग्रुप ए में 13% है तो भाई 27% आने में कितने साल लग जाएंगे? अब बताओ कितने साल लगे? मेरी अब तुम्हारी हड्डियों का भी चूरमा बन जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे। इतने सालों में कुल 13% पिछड़ी जातियों का ग्रुप ए में परसेंटेज है। 13% का जो उनका जो है वो है कब्जा है। और बीपी शर्मा की कमेटी, जो बीपी शर्मा की कमेटी है, अगर वो लागू हो जाती तो ये उल्टा रिवर्स होना शुरू है, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो मोदी जी ये शर्मा कमेटी उसके ऊपर बनाने की क्या जरूरत थी? और अगर कमेटी ही बनानी थी तो उसका अध्यक्ष शर्मा बनाने की क्या जरूरत थी? समस्या हमारी भाई, समस्या पिछड़ी जातियों की है तो कम से कम उसका अध्यक्ष तो पिछड़ी जातियों को किसी को बनाए थे। दूसरी जाति का हमारी समस्या को समाधान नहीं कर सकता। हमारी समस्या को समाधान कम से कम हमारा ये तो विश्वास रहेगा कि हमारे समुदाय का व्यक्ति कर सकता। तो अगर कमेटी बनानी थी तो पिछड़ी जाति में से किसी एक को उसका अध्यक्ष बना देते। जिन लोगों ने हम लोगों के लिए समस्या पैदा की
वो हमारा समाधान नहीं कर सकते। समाधान करने वाले भी हमारे लोग होंगे, तो इसलिए कमेटी का अध्यक्ष भी हमारे लोगों में से बनाना था, पिछड़ी जाति में से बनाना था। तो मेरा मोदी से कहना है कि जब संवैधानिक अधिकार राज्य से पिछड़ा वर्ग आयोग को दे दिया है, तो शर्मा कमेटी जैसी कमेटी बनानी नहीं चाहिए थी, और अगर कमेटी बनाई थी तो कम से कम उसका अध्यक्ष पिछड़ी जाति का बनाना चाहिए था। इसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसे ही 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश में कुल पद निकले थे 309 पद। ये अभी 2019 में इसका विज्ञापन था और 2020 में इसकी भर्ती हुई। तो इसमें 309 जो पद थे, उसमें पिछड़ी जातियों को 31 पद मिले, मतलब 10%। और मिलने कितने चाहिए थे? 87 27 के हिसाब से। तो कितने का लॉस हो गया आप खुद ही सोचो। तो ओबीसी की बाकी सीट कहाँ चलेगी? धर्म की चाशनी और राष्ट्रवाद के शोर में सवर्णों को चली गई। जो मिलनी चाहिए थी पिछड़ी जातियों को 309 में 87 सीट मिलनी चाहिए थी और मिली 31। ESW 10% के हिसाब से 30 मिलनी चाहिए थी। कितनी मिली? 56 सीट सवर्णों को यहाँ भी दे दी 309 में से। कैसे कि 30 सीट तो दे दी 10% के आधार पे और 26 सीट ओवरलैप कर दी। ओवरलैप के इन 26 लोगों के जो मार्क्स आए हैं, वो मार्क्स जो है कैटेगरी के हिसाब से ज़्यादा आए, तो इसने इन्हें ओपन कैटेगरी में डाल दिया हम लोग। तो 26 सीट जो है वो ओवरलैप करके दे दी और 30 सीट दे दी उन्हें 10% के हिसाब से। तो कितना हो गया? 56 सीट उन्हें दे दी, तो कितना मिल गया? 18% मिल गया। मिलना कितना चाहिए था EWS को? 10%। मिला कितना उन्हें? 18%। पिछड़ों को कितना मिलना चाहिए था? 27%। पिछड़ी जातियों को मिला कितना? 10%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब राष्ट्रवाद की चाशनी में डूबेंगे तो आपका यही हश्र होने वाला है। तो साथियों, मेरी आप सबसे यही अपील है। कुलदीप सेन जी जय भीम जय करपुरी, मेरी हरिंदर सागर जी जय भीम। मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप कम से कम जब ये हिंदुत्व की बात करें, इनका नकाब उतारने का काम करें। मेरी बाकी जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपा पार्टी से हैं, मेरी उन लोगों से जो राजनीति करें, उनसे भी यही अपील है कि जो हक हकूक दलित पिछड़ा आदिवासियों को मारा जा रहा है, कम से कम उसकी आवाज़ को पटल पर रखें, उसकी आवाज़ को जनता के सामने रखें। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर बीजेपी में रह करके पिछड़ी जातियों के लोग, दलित समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस के लोग तो कम से कम इस आवाज़ को उठा सकते हैं। वो तो जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पिछड़ों का, दलितों का, वो तो इस आवाज़ को उठा सकते हैं। उनसे तो हम अपेक्षा कर ही सकते हैं इस बात की कि वो हमारी आवाज़ उठाएं। तो साथियों, इस बात को यहीं ख़त्म करते हुए, ये इन सरकारों का कुछ ही अंश है, बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है जो इन लोगों ने आपका हकूक अधिकार छीने हैं। ये तो थोड़ा सा अंश है जो मैं आपके सामने पेश किया है। और मेरा किसी भी जाति, किसी धर्म का विरोध नहीं है। मेरा सिर्फ अपने हक हकूक अधिकार जो हमारे समुदाय के मारे जा रहे हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। आप जिसको जो देना है दे, मुझे उससे एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे हक हकूक अधिकार मार करके, हमारा हिस्सा मार करके किसी को आप ना दें। तो ये 5 जून को जो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम बाकी समुदाय से कहना चाहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे आपका कोई भला नहीं होने वाला। इसी के साथ साथियों, सभी को जय भीम, नमोधाय, नमस्कार।